हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में, यानी CFS के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन इस बीमारी की खास बात यह है कि इसकी पहचान नहीं हो पाती है। लोग वर्षों तक इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन इन सिम्टम्स को कोरिलेट करके नहीं देखा जाता है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता है। इस बीमारी के बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे कि सिस्टेमिक एक्सर्शनल इंटॉलरेंस डिसऑर्डर या क्रॉनिक इंसेफेलोमाइलाइटिस, या इसके अलावा इसको इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम यानी कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम क्या होता है, किन किन सिम्टम्स यानी किन किन लक्षणों की पहचान करके आपको पता चल सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको है, इसकी डायग्नोसिस कैसे होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, और साथ के साथ इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, ये होता क्या है। तो फटीग का मतलब होता है थकान यानी थकावट। अगर आपके शरीर में हर वक्त थकावट बनी रहती हो, सुबह शाम दोपहर हर वक्त आप थके थके से महसूस करते हो, इवन आप सो करके उठने के बाद भी फ्रेश नहीं महसूस करते हो, और ये प्रॉब्लम आपको 10 दिन 15 दिन से नहीं बल्कि आप पिछले 6 महीने से देख रहे हो, तब इस प्रॉब्लम को बोला जाता है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। हम सभी बहुत सारा काम करने के बाद या मेंटली हम कई बार परेशान हो जाते हैं, तो हमारा शरीर थका थका सा महसूस करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, किसी से बोलने का मन नहीं करता है, या लाइफ में कई बार हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर कोई लॉस हुआ हो, चाहे बिजनेस का लॉस हुआ हो, चाहे रिलेशनशिप का लॉस हुआ हो। थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए हम ये फील कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम 10 दिन 15 दिन या 1 महीने में बेटर नहीं होती है और लगातार आपको बनी रहती है, तो हो सकता है कि आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो। पहले हम बात करेंगे कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, इसके जो रीजंस है वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि आफ्टर फ्लू ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको कोई वायरल फीवर हुआ है, उसके बाद ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं। और जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है, इसीलिए जो फीमेल हार्मोन यानी कि जो ईस्ट्रोजन होता है, उसको भी इससे रिलेट किया जाता है। इसके अलावा फैमिली में भी कुछ परसेंटेज तक देखा जाता है कि फैमिलीज में भी प्रॉब्लम रन होती है। तो ये कुछ हाइपोथेसिस हैं जो रखे गए हैं कि क्योंकि इसका कोई बेसिक कोई क्लियर कट अभी रीजन नहीं पता चला है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की पहचान कैसे करेंगे। तो एक एक करके मैं सारे सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के पेशेंट को मिल सकता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिन भर थकान का महसूस करना। चाहे आप सो करके उठते हो तभी भी आप वैसे ही महसूस करते हो जैसा कि आप सोने से पहले महसूस कर रहे थे। इवन पेशेंट्स बताते हैं कि 7 से 8 या 10 घंटे तक सोने के बाद भी जब वो सुबह सो करके उठते हैं तो पूरा शरीर एकदम टूटा टूटा और थका थका सा महसूस करते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम ज़्यादातर पेशेंट्स बताते हैं वो है कि उनको किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, या कोई भी काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। स्पेशली बात जब आती है कंसंट्रेशन की, तब तो बात बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उनका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं लोग, जो जॉब में हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई फाइल वर्क वगैरह करने में बहुत जल्दी वह थकान महसूस करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो थकान होती है इसका ना तो कोई कारण होता है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज कर लेने के बाद या बहुत ज़्यादा काम कर लेने के बाद वो थकान महसूस होती है, ना ही किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की बीमारी के कारण होता है। कोई भी रीज़न नहीं होता इस थकान का। तो ये होती है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के सिम्टम। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को गले में खराश हो सकती है, या लिम्फ नोड्स जो यहाँ पे होते हैं इस पे स्वेलिंग हो सकती है, उसमें भी ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा कई बार पेशेंट को जॉइंट पेन या मसल पेन्स भी होते हैं। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के पेशेंट्स कई बार बिना किसी रीज़न के उनको जॉइंट पेन्स होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं, और कम से कम 6 महीने से लगातार ये प्रॉब्लम चलती रहती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी उनको लगता है, वैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब वो सिटिंग पोजीशन से खड़े होते हैं या वो लेटने की पोजीशन से खड़े होते हैं, तब उनको अचानक से डिजीनेस महसूस होता है और लगता है कि वो गिर जाएंगे। तो उनको वर्टाइगो फील होता है जब भी एक स्टैटिक पोजीशन से वो उठते हैं, तो इसको बोला जाता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऐसे भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है CFS के केसेस में। और फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की मेमोरी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है। इवन छोटे छोटे काम करके जो पेशेंट है वो उसको भूल जाते हैं, और बाद में उनको लगता है नहीं कि ये काम उन्होंने खुद किया था, या कोई सामान रख करके भूल जाएंगे। और इसीलिए जो पेशेंट होता है अंदर ही अंदर बहुत परेशान होता रहता है, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको किसी से शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें वो भूलने लगता है।
इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हमेशा लेटे रहने का मन करता है, उनको लगता ही नहीं कि उठ सकते हैं, शरीर जैसे लगता है बिल्कुल यूजलेस हो गया है, या लेथार्जी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है कि वो अपना काम, अपनी पढ़ाई पे 100% नहीं दे पाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर इसमें से 4 से 5 सिम्टम आपसे मैच करते हैं तो हो सकता है कि आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के सिम्टम्स हों। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम होती है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इसका कोई रीज़न नहीं होता है, तो डायग्नोसिस भी नहीं हो सकता है इसका, किसी भी टेस्ट में कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, कई बार इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म से मिलते हैं, तो एक बार आप थायराइड का टेस्ट ज़रूर करा सकते हैं, जस्ट टू रूल आउट कि आपको कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा किसी भी और टेस्ट में कुछ भी नहीं आता। जैसे कि मेरा जो फाइब्रोमाइल्जिया का वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि पेशेंट के अंदर सिम्टम्स तो सारे आ रहे हैं, बॉडी पार्ट में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन उसमें भी कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। इट इज़ अ वेरी सिमिलर कंडीशन क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। फाइब्रोमाइल्जिया में सारे सिम्टम्स मोस्टली बॉडी से रिलेटेड थे, लेकिन जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है इसमें सिम्टम्स आपके माइंड से भी रिलेटेड होते हैं, आपकी मेमोरी से भी रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के मैनेजमेंट की। सिंस जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, तो इसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इससे सफ़र कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी है कि वो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फिक्स रखें, आपके सो के उठने का टाइम और आपके सोने का टाइम, आपके मील्स का टाइम, आपकी एक्सरसाइज का टाइम, हर चीज़ एक फिक्स्ड टाइम में होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोगों को किसी भी तरह के जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, चाय, कॉफ़ी, टबैको, अल्कोहल, इनसे दूर रहना चाहिए। न्यूट्रिशियस जो फ्रूट्स होते हैं और हाई फाइबर वाले खाने को आपको खाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स में जिनके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, उनके लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, और मेडिटेशन कम से कम सुबह सुबह 10 मिनट आप ज़रूर करें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मैंने हर वीडियो में ये बताया है कि मेडिटेशन मेडिटेशन एंड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आपको नर्वस प्रॉब्लम्स हैं या आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स, इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे जिसमें से कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन दी जाएंगी जो सिम्टोमेटिक तरीके से काम करेंगी। जैसे अगर नींद की प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि आपको नींद की मेडिसिन दी जाए, या अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान के महसूस हो रहा है या बहुत ज़्यादा नर्वस इश्यूज हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाए। और होम्योपैथी में हम हमेशा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो पेशेंट के सारे सिम्टम्स को लेकर के हम मेडिसिन डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सीएफएस की प्रॉब्लम क्यों है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताने वाली हूँ जो सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन वॉरियर्स होती हैं, जो कि सीएफएस के केसेस में यूज होती हैं। सबसे पहली मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन होती है जेलसीमियम। जेलसीमियम मेडिसिन होती है हर तरह के नर्वस इश्यूज के लिए और मस्कुलर इश्यूज के लिए। जब मसल्स में बिल्कुल वीकनेस आ जाती है, बिल्कुल पैरालाइज जैसा फील होता है, लगता है कि मसल्स हमारा कहना ही नहीं मान रही हैं, और साथ के साथ हर वक्त डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस बना रहता है। हर वक्त सोने का मन करता है। पेशेंट चाहे यहाँ बैठे तब सो जाएगा, दूसरे रूम में जाके बैठे तब सो जाएगा, 10 घंटे की नींद लिया है उसके बाद भी सो जाएगा। हर वक्त उसको सोने का मन करता है। इवन उसको आंख की जो पलक होती है उसको भी खोल के रखना पड़ता है। हर वक्त लिथार्जी, हर वक्त स्लीपीनेस बनी रहती है। ऐसे सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं और साथ में जो पेशेंट होता है उसको प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, ब्रेन फैग हो जाता है, एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर वो जाना नहीं चाहता, किसी से मिलना नहीं चाहता है, ऐसे केसेस में हम जेलसीमियम देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है कालीफॉस। तो फ्रेंड, जो कालीफॉस मेडिसिन होती है ये बहुत ही पॉपुलर होम्योपैथिक मेडिसिन है। मोस्टली इसको नींद लाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सीएफएस के केसेस में इसको यूज किया जाएगा अगर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस थॉट्स आते हो, हर वक्त ऐसा लगता है कि लाइफ एक बर्डन जैसी बन गई है। कई बार सोने में पेशेंट अजीब अजीब से हरकतें करता है, डिल्यूजन्स हो सकती हैं, आवाज़ें आ सकती हैं, या नींद में बड़बड़ा सकते हैं ऐसे पेशेंट। और ऐसे पेशेंट्स को ब्रेन फैग होता है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है, कैलकुलेशंस बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाती हैं, मेमोरी बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जब ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा हो, चाहे नींद पूरी हो रही हो चाहे नींद नहीं पूरी हो रही हो, तो उन केसेस में हम कालीफॉस देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पिक्रिक एसिड। तो फ्रेंड्स, जो पिक्रिक एसिड होती है ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है जिन लोगों का काम बहुत ज़्यादा पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे जॉब में वो पेपर वर्क कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, जिनका पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना होता है, चाहे कोई भी तरह का काम होता है जिसमें आपको लिटरेरी वर्क करना होता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है।
ऐसे लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है, मतलब ये बीमारी धीरे से शुरू होती है, धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। तो जब ब्रेन फैग बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट जैसे ही बैठता है कुछ पढ़ने के लिए, उसका दिमाग बिल्कुल वहाँ से गायब हो जाता है, जो बिल्कुल लगता है कि एकदम धुंधला हो गया है दिमाग उसका, कुछ एक्सर्शन नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में हम पिक्रिक एसिड देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, रस्टॉक्स वहां पर लेना है जहां पर आपका माइंड कम परेशान हो, माइंड में उतने सिम्टम्स नहीं आ रहे हो लेकिन बॉडी में बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हो। दिमाग क्लियर है, चीजें आप कर सकते हैं, मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉडी हमेशा थकी रहती है। आप लेटे लेटे अपना दिमाग बहुत एक्टिवली सोच सकते हैं कि मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन जब आपका बॉडी साथ नहीं देता है, हमेशा बॉडी में मसल्स में पेन रहता है, स्पेशली जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिमिंग करते हैं, उसके बाद वो पूरे दिन थके थके से महसूस करते हैं, ऐसे केसेस में हम रस्टॉक्स दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम ऐसे लोगों के लिए सीएफएस में बहुत ज्यादा यूजफुल है जिन लोगों का गैस्ट्रिक इश्यूज रहता है, लिवर के इश्यूज रहते हो, या पेट हमेशा खराब रहता हो, ब्लोटिंग होती हो, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम रहती हो और साथ में उनको सीएफएस की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस में हम चेलिडोनियम दे सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक मदर टिंचर को कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है किसी भी तरह के सीएफएस के पेशेंट के लिए। किसी भी तरह के सिम्टम्स की आपको मैचिंग नहीं करनी है, एक जनरल रूटीन मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं अगर आपको सीएफएस की प्रॉब्लम है। और वो मदर टिंचर्स हैं जिनसेंग का मदर टिंचर और अश्वगंधा का मदर टिंचर। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ब्रेन टॉनिक का काम करती हैं। इनकी बाकी की डिटेल्स आप मेरे सेपरेट वीडियोज में देख सकते हैं। मेरा जिनसेंग का भी वीडियो है और अश्वगंधा का वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने मेडिसिन बताई जैसे कि जेलसीमियम है, कैलीफॉस है, पिक्रिक एसिड है, रस्टॉक्स और चेलिडोनियम, इन सारी मेडिसिन की आपको 200 पोटेंसी लेनी है। 200 पोटेंसी क्यों, आपको वीक में एक डोज ले लेनी है, मतलब सिर्फ 4 बूंदे आपको लेनी है। और जो लास्ट में मैंने मदर टिंचर बताया, इस मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को आपको 10-10 बूंदे दिन में 2 बार ले सकते हैं। और इस मेडिसिन को कम से कम आपको 1 से लेकर 2 महीने तक यूज करना है, तब जाकर के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेडिसिन सबके लिए सेफ है, चाहे आप डायबिटिक हो, चाहे आपको हाइपरटेंशन हो, चाहे आप थायराइड पेशेंट हो, सभी लोगों के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए ये मेडिसिन पूरी तरह से सेफ है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों को सीएफएस की प्रॉब्लम है, सभी फैमिली मेंबर्स को अपने ऐसे पेशेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट में कुछ भी नहीं आता है। तो कई बार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आपकी आदत हो गई है ऐसे करने की, या आपकी नेचर हो गई है ऐसे पड़े रहने की। तो प्लीज ऐसा नहीं है, ये एक बीमारी होती है, ये रियलिटी है। तो ऐसे पेशेंट को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सीएफएस के बारे में, उसके कॉजेस, सिम्टम्स और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक पे आपसे शेयर किया आपको पसंद आई हो। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं अपनी किसी भी बीमारी से रिलेटेड टॉपिक पे, तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप पे बात कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो 7017991940 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।